डिजिटल इंडिया का अभियान चला रही है। इस सरकार में डेटा जमा करने पर जोर दिया जाता है। कोविड के समय कोविन वेबसाइट बन गई, करोड़ों लोगों का डेटा सरकार के पास आ गया। लेकिन इसी सरकार के पास इस बात का डेटा नहीं है कि कितने लोग स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग लेकर विदेश गए, उन्हें नौकरियां मिली। जब जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन सिंह ललन, संतोष कुमार, दिनेश चंद्र यादव ने सवाल पूछा कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं और उनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रही है? यदि है तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? तो सरकार जवाब में जो कह रही है उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार अपने लिखित जवाब में कहते हैं कि उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले भारतीयों की श्रेणी को अधिकृत करने हेतु कोई सूचकांक नहीं है। उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों का उद्देश्य या तो उनके मौखिक प्रकटन या आप्रवास अनापत्ति के समय उनके द्वारा प्रस्तुत गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। यह संसद की हिंदी है। इस जवाब का क्या मतलब है? मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। विदेश जाने वाले भारतीयों की श्रेणी का सूचकांक नहीं है। 1 फरवरी के बजट के दिन हमने एक वीडियो किया अमृत पीढ़ी पर। उस वीडियो में इंटरनेशनल स्किल सेंटर के बारे में बताया। लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले कितने युवाओं को विदेशों में नौकरी मिली है। तब 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जवाब देते हैं कि मंत्रालय इस तरह का आंकड़ा नहीं रखता है। लेकिन 6 फरवरी 2023 के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार तो कुछ और ही कह रहे हैं। यह उनके जवाब की हिंदी वाली कॉपी है। इसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि आप्रवासन ब्यूरो गृह मंत्रालय भर्तियों के प्रस्थान और आगमन के डेटा का रखरखाव करता है। जब यह डेटा रखा जाता है तो इसी के साथ यह डेटा क्यों नहीं रखा जाता कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले कितने युवाओं को विदेश में नौकरी मिली है? क्या सरकार बताना नहीं चाहती है? यह आंकड़ा क्यों नहीं बताना चाहेगी? जब आप विदेशों में जाने वालों का डेटा रखते हैं, गृह मंत्रालय रखता है, तब यह डेटा क्यों नहीं रखा जा सकता कि पीएम कौशल विकास योजना का लाभ उठाकर कितने युवाओं को दूसरे देशों में नौकरियां मिली हैं? इससे तो सरकार की तारीफ होती। जिन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं उसका डेटा नहीं है, जो सरकार बताना चाहती है केवल उसी का डेटा है। यही डेटा की राजनीति है। क्या नहीं बताया जाता है और जो बताया जाता है किस तरह से बताया जाता है, इस पर गौर कीजिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि पिछले 8 साल में भारत में हर दिन एक मेडिकल कॉलेज बना है। लेकिन क्या यह बताया कि हर महीने मेडिकल कॉलेज में कितने डॉक्टर नियुक्त हुए, कितने नर्सिंग स्टाफ को नौकरी मिली, कितनी एम्बुलेंस आई, आईसीयू की मशीनें कितनी खरीदी गई? यह सब क्यों नहीं बताया गया? अस्पताल की केवल इमारत बनी है या अस्पताल भी चालू हुआ है? इस तरह के सवालों के साथ डेटा देखा कीजिए। अस्पताल के नाम पर इमारतें बनाने की राजनीति को समझिए। जगह जगह नए अस्पतालों की इमारतें खड़ी हैं और मरीज मारा मारा फिर रहा है। 11 फरवरी 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक जानकारी दी। कहा कि एम्स दिल्ली में मंजूर पदों की संख्या 1131 है। 400 फैकल्टी के पोस्ट खाली हैं। सीनियर रेजिडेंट की मंजूर पदों की संख्या 1926 है। 545 पद खाली हैं। यह एम्स दिल्ली का हाल है। मार्च 22 में स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि भुवनेश्वर और भोपाल के एम्स में 305 फैकल्टी के पोस्ट मंजूर हैं और 96 खाली हैं दोनों जगह। पटना एम्स में 305 फैकल्टी के पोस्ट हैं, 169 खाली। रायपुर एम्स में भी फैकल्टी मंजूर पदों की संख्या 305 है, लेकिन 143 पद खाली। स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है कि इनमें से किसी भी एम्स में फैकल्टी या स्टाफ का संतोषजनक नंबर नहीं है। एम्स में पढ़ाने वाले डॉक्टर नहीं हैं, मगर इमारत की गिनती बताकर तालियां बजवाई जा रही हैं कि हर सप्ताह एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स की स्थापना की जानी है। पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करना है। इसी का बजट देख लीजिए कि किस रफ्तार से घटता जा रहा है। 22-23 के बजट में कहा गया है कि 10,000 करोड़ का प्रावधान है। जब बजट रिवाइज हुआ तो घटकर 8,250 करोड़ हो गया
और अब तो 23-24 के बजट में 3,365 करोड़ हो गया है। बजट ही घटता जा रहा है। नए बजट में इतना कम कैसे हो गया? एक साल में 66% बजट कम कर दिया गया। तभी इस देश के युवाओं को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंककर अमृत पीढ़ी का नाम दे दिया गया है। और कितने गर्व से संख्या बताई जा रही है। हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, भूत बंगला बन रहा है या अस्पताल बन रहा है। भारत के शैक्षणिक संस्थान भूत बंगला तो नहीं बन रहे हैं। 30 जनवरी को कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने एक ट्वीट किया कि इस देश में 7 IIT, 22 NIT, 20 ट्रिपल IIT के पास पूर्णकालिक चेयरमैन तक नहीं है। 10 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें पिछले 8-9 वर्षों में कोई चेयरपर्सन नियुक्त नहीं हुआ। 140 करोड़ की आबादी में क्या सरकार को 50 लोग नहीं मिले जो इन संस्थानों में चेयरपर्सन बन सकते थे? भारत की यूनिवर्सिटी में युवा पीढ़ी का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। ना संस्थान चलाने वाले लोग हैं, जहां लोग हैं उन पर कई जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग और सोशल साइंस की पढ़ाई का इतना बुरा हाल है, उस देश में ऐलान हो रहा है कि विश्वगुरु बनने वाले। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इसलिए अपना टाइम खराब मत कीजिए, बैग पैक कीजिए और बाहर जाने की तैयारी कीजिए। बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फ्री में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उस बोगस इतिहास को ही पढ़ लीजिए। कम से कम रिटायर्ड अंकिलों के साथ बात करने लायक तो हो ही जाएंगे। झूठ और फ्रॉड में घिरे भारत की युवा पीढ़ी को अमृत प्रणाम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।